तो अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी के बारे में। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि जिस तरीके से प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, तो उस प्रोडक्शन के इंक्रीज होने के साथ में क्योंकि वो प्रोडक्शन के इंक्रीज होने का फायदा जो है समाज के हर तबके को इक्वली नहीं मिला। कुछ को डिस्प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, कुछ को कंपैरेटिवली उतना एडवांटेज नहीं मिला। तो समाज में एक डिफरेंशिएशन शुरू हो गया, कहीं न कहीं एक क्लास डिवाइड जो है आना शुरू हो गया इकोनॉमिक बेसिस पर। आगे जाकर ये क्लास डिवाइड ही एक प्रोमिनेंट फैक्टर बना जिसके चलते वर्ण व्यवस्था डेवलप हुई। तो वो डिफरेंशिएशन कैसे आना शुरू हुआ और ये डिफरेंसेस किस तरह से प्रोमिनेंट होते चले गए, वो इस टॉपिक में जिसका नाम है डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी हम लोग देखेंगे। तो इसको स्टडी करते हैं। Although new technologies led to increase of production, but the benefits were uneven. Evidences of growing differentiation among people engaged in agricultural activity is clearly visible in various sources. तो जैसे जैसे ये नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हुआ, जैसे जैसे नई नई स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल किया गया प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, एग्रीकल्चरल आउटपुट को बढ़ाने के लिए, वैसे वैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज होता चला गया। मगर इस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के इंक्रीज होने का फायदा सबको एक साथ नहीं मिला। कुछ पर्टिकुलर तबके समाज में ऐसे थे, या फिर अगर हम गांव की ही बात करें, गांव में क्योंकि प्रोमिनेंटली एग्रीकल्चर हो रहा था, तो गांव के कुछ लोगों को एग्रीकल्चरल के इंक्रीज प्रोडक्शन का फायदा डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा मिला, कुछ लोगों को उतना ज्यादा फायदा नहीं मिला, कुछ को थोड़ा कम फायदा मिला, और कुछ को सिर्फ नाम मात्र का या कहने के लिए फायदा मिला, और कुछ को बिल्कुल भी उसका फायदा नहीं हुआ। इस पर्टिकुलर प्रोसेस के चलते समाज में कुछ लोग जो है वो वेल्थ प्रॉपर्टी ज्यादा मात्रा में एक्वायर करते चले गए, उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो ज्यादा बेहतर होती चली गई। कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति उनके कंपैरिजन में उतना ज्यादा नहीं बेहतर हुई, बट फिर भी ठीक-ठाक मात्रा में बेहतर हुई, और कुछ लोगों की स्थिति जैसी पहले थी वैसी ही रही। 19-20 का फर्क आया, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस उसमें हमको देखने को नहीं मिलते। तो एक ही क्षेत्र में, एक ही पर्टिकुलर एक्टिविटी में लगे हुए कई सारे जो अलग-अलग लोग थे, डिपेंडिंग अपॉन कि उस एक्टिविटी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसके जो फायदा या उसका जो इम्पैक्ट उनको मिला, उसके चलते उनकी स्थिति में सुधार हुआ या नहीं हुआ, उसके बेसिस पर हमको एक ही समाज में अब डिफरेंशिएशन जो है वो देखने को मिलने लगता है। समाज में आर्थिक आधार पर आपको लोगों के बीच में डिफरेंसेस या डिवाइड समझ में आने लगता है, और इसके क्लियर कट एविडेंसेस जो है अपने पास में कई सारे सोर्सेज में मिलते हैं। प्रोमिनेंटली वो लोग जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, उनके बीच में ये डिफरेंशिएशन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इस पर्टिकुलर बात का, इस पर्टिकुलर चीज का अपने पास में कई सारे सोर्सेज में एविडेंस है। एक एक करके ये एविडेंस जो है हम लोग स्टडी करेंगे, मगर ये जो क्लियरली विजिबल एविडेंस है, कहीं ना कहीं एक तरह से आप ये कह सकते हो ये शुरुआत है, ये बिगिनिंग है कास्टिज्म की। कास्टिज्म नहीं भी कहा जाए तो आपका जो डिफरेंशिएशन या फिर जो वर्ण सिस्टम है, उसका जो एक कह सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन जो है, वो होना यहाँ से होता हुआ दिखता है, और धीरे-धीरे ये जो है कास्टिज्म की तरफ में जाता है। तो ये जो शुरुआत है इस पर्टिकुलर वक़्त में हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। कैसे? एक-एक करके अपन बात करते हैं। Stories, especially of Buddhist tradition, talks about three categories of people engaged in agriculture. They were landless agricultural laborers, small peasants, and large landholders. For last two categories, the term Gahapati was often used in Pali text. तो कई सारे अपने पास में सोर्सेज हैं, जैसे कि इस लेक्चर की शुरुआत में बात करी कि जातक की कहानियां हो गई, पंचतंत्र की कहानियां हो गई, ये और इसके अलावा जो दूसरा लिटरेचर इस वक्त में लिखा जा रहा था, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म दो प्रोमिनेंट सोशल मूवमेंट्स के तौर पर एकदम से खड़े हुए थे, समाज में बहुत ज्यादा हलचल थी, रिलीजियस टर्निंग हो रही थी, तो उसके चलते बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो है बहुत तेजी से फ्लरिश किए हैं, बहुत तेजी से उठे हैं। उसमें भी बुद्धिज्म ने बड़ी रैपिड ग्रोथ करी थी, और बड़ी मात्रा में लिटरेचर जो है बुद्धिज्म में लिखा गया। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें, वैसे तो दूसरे भी ट्रेडिशंस और लिटरेचर में आपको ये चीजें मिलती हैं, बट बुद्धिस्ट लिटरेचर में खास तौर पर एग्रीकल्चर में जो लोग इन्वॉल्व थे उनके बारे में काफी बात की गई है। ये अब हमको ये बुद्धिस्ट लिटरेचर बताता है कि कुल मिलाकर तीन कैटेगरी के लोग जो है एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। ये एग्रीकल्चर की एक्टिविटी में लगे हुए लोगों को बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट लिटरेचर में, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। इनका कहना यह है कि तीन तरीके के लोग आपको एग्रीकल्चर में देखने को मिलते हैं। एक तो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, यानी कि वो लेबरर्स जो आके आपका पूरा खेती बाड़ी का काम करते हैं, बट जमीन उनकी नहीं है, वो मजदूरों के तौर पर आके अपना काम करते हैं, जो भी मेहनताना बनता हो वो उनको दिया जाता है, और उसके बाद में वो चले जाते हैं। अब वो जो मेहनत उन्होंने खेत के ऊपर करी है, जिसका मेहनताना उनको मिल गया, उसके बाद उस खेत से जो भी फसल वगैरह होने वाली है उस पर उनका कोई से नहीं है, या फिर उसके ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं। पहली कैटेगरी के ये लोग हो गए। दूसरा है स्मॉल पीजेंट्स, यानी कि छोटे मझौले किसान, जिनके पास अपनी छोटी मोटी जमीन है, 5 एकड़, 4 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, इस तरीके के छोटे छोटे अगर खेत किसी के पास है और वो उस पर खुद भी खेती कर रहा है, या फिर वो इस तरीके के लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स को रखवाकर भी खेती करवा रहा है, तो इस तरीके के लोग जिनकी इतनी उपज होती है कि वो अपना घर चला लेते हैं, अपना पेट पाल लेते हैं, बेचकर थोड़ा बहुत उस अनाज को पैसा भी उनके पास आता है, अपने टैक्सेस वगैरह को भी चुकाते हैं। अगर एग्रीकल्चरल लेबरर्स को रखा है तो इनकी भी कीमत वगैरह दे देते हैं, इनको भी अपना जो भी फीस है इनकी पे कर देते हैं, एंड बाकी थोड़ा बहुत उनके पास में रहता है कि कुछ अगर एकदम से
अनफोर्सीन अगर एक्सपेंडिचर आ जाए तो उसको वहन कर सकें, बट बहुत ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेटली अमाउंट में वेल्थ इनके पास में नहीं मिलती। और उसके बाद में फिर आते हैं लार्ज लैंड होल्डर्स, यही आगे जाके फिर हमको बड़े बड़े जमींदारों के रूप में देखने को मिलता है। इनके पास में बहुत बड़ी मात्रा में जमीन है, खुद जाकर ये खेतों में हल नहीं चलाते, बड़ी मात्रा में इन्होंने जो है अपने अंडर में लैंडलेस लेबरर्स को रखा हुआ है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स को रखा हुआ है, ये खेती बाड़ी इनसे करवाते हैं, इनको जो भी मेहनताना देना है दे देते हैं, और फिर जो बड़ी मात्रा में जमीन होने के चलते जो बंपर प्रोडक्शन होता है वो सारा का सारा इनका होता है, उसको बेचकर उसको रखकर जो बड़ी मात्रा में पैसा कमाते हैं और उससे इनकी जिंदगी जो है मजे में चल रही है। तो ये तीन कैटेगरीज जो है एग्रीकल्चर में डेवलप हो गई। अब सोच के देखिए, एक आदमी जिसके पास में अकूत मात्रा में जो है पैसा इकट्ठा हो रहा है, प्रॉपर्टी और वेल्थ इकट्ठी हो रही है, ऐसे कितने लोग होंगे गांव में? कुछ गिने चुने जो बाद में जाके बड़े जमींदार बने। ऐसे लोग जो छोटे मझोले किसान हैं, ये आपको ठीक ठाक मात्रा में देखने को मिल जाते थे, और ऐसे लोग जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स के रूप में जो है बड़ी मात्रा में लगे हुए थे, ये खेती बाड़ी का सारा काम जानते थे, पर जितना भी मेहनत होती थी प्राइमरीली यही करते थे, बट जमीन इनकी नहीं थी। सबसे ज्यादा मात्रा में आपको ये लोग देखने को मिलते थे, उसके बाद में फिर ये लोग देखने को मिलते थे, और लार्ज लैंड होल्डर्स कम मात्रा में देखने को मिलते थे। इनफैक्ट ये जो पाली का टेक्स्ट है, जिसमें क्योंकि बुद्धिस्ट लिटरेचर प्रोमिनेंटली शुरुआती वक्त में पाली में ही लिखा गया था, तो पाली का जो टेक्स्ट है बुद्धिस्ट लिटरेचर में, उसमें जो दो कैटेगरीज के लोग, छोटे किसान जो हो गए और जो बड़े बड़े आपके लैंड होल्डर्स हैं, इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, गहापति। याद रखिएगा, इसको अगर आप दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करें तो गृहपति बनता है, बट यहाँ पे पाली भाषा में जो शब्द है वो है गहापति। दो लोगों के लिए, स्मॉल पीजेंट्स और लैंडलेस लैंड होल्डर्स। यहां से दो तीन सवाल बनते हैं। पहला तो ये कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस एग्रीकल्चर में एंगेज्ड व्यक्तियों की कितनी कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं? ध्यान रखना है तीन कैटेगरीज के बारे में, कैटेगरीज के नाम ध्यान रखने हैं, और इसमें से गहापति किन किन को बोला गया है? स्मॉल पीजेंट्स को, लैंडलेस होल्डर्स को कहा गया है। गहापति जो टर्म है वो किस भाषा के टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है? पाली भाषा के टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है। इसको भी अपने को ध्यान रखना है, एमसीक्यू वगैरह यहां से बनाए जा सकते हैं। अभी जो लार्ज लैंड होल्डर्स थे, लार्ज लैंड होल्डर्स एंड विलेज हेडमेन्स, पोजीशन ऑफन हेरिडिटरी, एमर्ज एज पावरफुल फिगर्स, दे एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अदर कल्टीवेटर्स। तो ये जो बड़े बड़े जमींदार थे, लार्ज लैंड होल्डर्स, जिनको गहापति भी बोला जा रहा है, ये हो गए। और गांव का जो आपका प्रधान होता था या मुखिया होता था, विलेज का जो हेडमैन होता था, जिसकी पोजीशन जनरली हेरिडिटरी होती थी। हेरिडिटरी का मतलब यह है कि अगर आज मैं गांव का प्रधान हूं या हेडमैन, तो मेरे बाद में मेरा बेटा गांव का प्रधान या हेडमैन बनेगा, उसके बाद में उसका बेटा गांव का प्रधान या हेडमैन बनेगा। इस तरीके से ही जो है पोजीशन हमारे परिवार में चलेगी। तो इस तरीके की हेरिडिटरी पोजीशन वाले गांव के हेडमैन्स हो गए, मुखिया हो गए, प्रधान हो गए, और बड़े बड़े जमींदार हो गए। ये गांव की सोसाइटी में, रूरल सोसाइटी में सबसे पावरफुल फिगर्स के रूप में इमर्ज करते हैं। वजह अपने को क्लियर समझ में आती है। सबसे ज्यादा जो फायदा खेती का अगर किसी को हो रहा था तो वो लार्ज लैंड होल्डर्स को हो रहा था। और प्रधान जो था, क्योंकि इसका लॉ एंड ऑर्डर वगैरह गांव में मेंटेन करने का जिम्मा इसका था, तो ऑब्वियस ही बात है इसके पास में भी पावर थी। तो दो लोग जो है पावरफुल फिगर्स के तौर पर अपने को इमर्ज करते हुए दिखते हैं। और बाकी जितने कल्टीवेटर्स हैं और बाकी जो गांव के प्रोमिनेंट सोसाइटी है, रूरल सोसाइटी के बाकी एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर ये लोग अपना एक अपना जो पावर कह सकते हैं, अपनी अथॉरिटी जो है उसको असर्ट करते थे, उनके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करते थे। और इस तरीके से समाज के ऊपर कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस का या कुछ पर्टिकुलर लोगों का जो है, या रूरल समाज के ऊपर कम से कम एक टाइट कंट्रोल यहां से हमको बनता हुआ समझ में आता है। एक और शब्द बोल सकते हैं कि इनका शिकंजा जो है इस पर्टिकुलर समाज के दूसरे तबकों के ऊपर कसता हुआ हमें यहाँ पे साफ साफ धीरे धीरे दिख रहा है। अब ये तो एक सोर्स हो गया। इसके अलावा इसी वक्त साउथ में क्या कहानी चल रही थी इसको भी देखना है। साउथ में भी जो लिटरेचर लिखा जा रहा था, क्योंकि एग्रीकल्चर तो हर जगह फैल रहा है, हर जगह उसका जो है प्रोडक्शन वगैरह बढ़ रहा है, तो साउथ में समाज में किस तरीके के बदलाव आ रहे थे वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अर्ली संगम लिटरेचर also talks about different categories of people living in village. Velalar, large landowners, Uzavar, plowman and आदिमई slaves. तो वही कहानी लगभग साउथ में भी थी। अर्ली संगम लिटरेचर उठाया जाए तो उसमें भी एग्रीकल्चर में जो लगे हुए लोग हैं गांव में, उनके बारे में बात की गई है। वो लोग भी कई सारी डिफरेंट कैटेगरी के बारे में डिस्कस करते हैं, खास तौर पे तीन। सबसे पहले वेलालार जो लार्ज लैंड ओनर्स हैं वो हो गए, उजावार यानी कि प्लॉमैन जो आपके जो हल वगैरह चला रहे हैं, और आदिमई यानी कि जो स्लेव्स हैं, वही लैंडलेस एग्रीकल्चर की तरह जो बाकी सारा काम आपका कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटीज उसमें प्रोमिनेंटली जो आपका एफर्ट्स वगैरह देना है वो वाले काम आदिमई ये लोग कर रहे हैं। दीज डिफरेंसेस वर बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एक्सेस टू लैंड, लेबर एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। अब वेलालार कौन होगा, उजावार कौन होगा, आदिमई कौन होगा, या दूसरे शब्दों में बड़ा जमींदार कौन होगा, प्लॉमैन यानी कि हल चलाने वाला कौन होगा, और स्लेव्स के तौर पर कौन काम करेगा, ये कैसे डिसाइड होता था? तो साउथ में ये चीज डिसाइड हो रही थी इस बेसिस पर कि भैया जमीन के ऊपर किसका कब्जा है, आपका लेबर्स वगैरह जो है उनके ऊपर किसका एक्सेस है, और नई टेक्नोलॉजीज किस किस के पास में। जिस आदमी के पास में जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल है, जो लेबर्स को कंट्रोल करता है, एंड जिसके पास में नई टेक्नोलॉजीज हैं, जिसकी मदद से एग्रीकल्चर करवाया जा रहा है, जिसके ऊपर जिसका इन सब चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल होगा, ऑब्वियसली बात है वो लार्ज लैंड ओनर होने वाला है, तो वो वेलालार हो गया। उसके अंडर में फिर अब जो आदमी काम कर रहा है वो प्लॉमैन हो गया, और जिसके पास में कोई कंट्रोल नहीं है उसको फिर अल्टीमेटली इनके अंडर में काम करना पड़ेगा, और ये कहलाएगा आदिमई या फिर स्लेव्स।
Thus question of control over land became crucial। तो यहां तक आते आते एक बात क्लियर है, चाहे नॉर्थ की बात हो चाहे साउथ की बात हो, एक चीज बहुत साफ हो गई थी, एग्रीकल्चर जो है रैपिड रेट पे बढ़ रहा था। एग्रीकल्चर का रैपिड रेट पे बढ़ने के चलते अब यहां से जमीन जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनती चली जा रही थी, फैक्टर ऑफ प्रोमिनेंस कह सकते हैं। जमीन नहीं होगी तो खेती बाड़ी कहां से करोगे, तो जमीन जो है यहां से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोमिनेंस बनती जा रही है। जिसका जमीन पे कब्जा है, जिसका जमीन के ऊपर कंट्रोल है, वही अल्टीमेटली प्रोडक्शन कंट्रोल करेगा। जिसका प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज पे कंट्रोल है, जमीन पे कंट्रोल होने के साथ साथ वो जो है अल्टीमेटली अपनी अथॉरिटी असर्ट करेगा। बाकी सब लोगों को उसकी मानना पड़ेगी। नहीं मानोगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है, अगर जमीन पे कंट्रोल है, नई टेक्नोलॉजीज पे कंट्रोल है, पैसा है, तो फिर लोग भी उसके साथ में खड़े हैं, वो अपने बाहुबल का इस्तेमाल करेगा। तो यहां से जमीन के ऊपर कंट्रोल जो है सबसे ज्यादा क्रूशियल होता चला गया। अब समाज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो थी जमीन, और जमीन के ऊपर कब्जा। जिसका जमीन पे कब्जा है, जिसके ऊपर जमीन का कंट्रोल है, जिसके पास में जमीन की अथॉरिटी है, वो इंपॉर्टेंट है, वो पावरफुल है। और अगर नहीं है तो फिर ऑब्वियस सी बात है उसकी सोशल स्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं है। और जितने लड़ाई झगड़े या जितने वर्चस्व की लड़ाइयां यहाँ पर हो रही हैं और इसके बाद में अब अपने को होती हुई दिखती हैं, वो सारी जमीन को लेकर, जमीन की अथॉरिटी को लेकर, जमीन के कंट्रोल को लेकर जो है वो होती हुई दिखती है। ये कैसे पता? इसकी वजह यह है कि जो लीगल टेक्स्ट है, जिसमें खास तौर पे हिंदू धर्म के जो आपके लीगल टेक्स्ट के तौर पर जो इस्तेमाल होने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें बताए गए नियम कायदे आज भी किसी ना किसी रूप में लागू होते हैं, उसमें प्रोमिनेंटली किताब है मनुस्मृति। मनुस्मृति जैसे लीगल टेक्स्ट में जमीन के ऊपर कंट्रोल, जमीन के लेके को लेकर जो विवाद है, जमीन को लेकर कोई कंफ्लिक्ट ना हो जाए, इन सारी बातों को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया। अब एक ऐसी किताब जिसमें हिंदू धर्म को लेकर लीगल बातें की गई हैं, नियम कानून बनाए गए, या यूं बोलना चाहिए कि एक ऐसी किताब जिसमें जो नियम कानून बनाए गए हैं उनको धार्मिक नियम कानूनों के तौर पर समाज मानता है। और वो किताब बड़े डिटेल में बात कर रही है कि भाई जमीन को लेकर जो है अगर विवाद होता है तो कैसे सुलझाना है, जमीन को लेकर विवाद अवॉइड करने के क्या तरीके हैं, जमीन का कंट्रोल कैसे डिसाइड किया जाएगा। यानी कि जमीन 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 हर जगह जमीन और उसकी अथॉरिटी अगर आ रही है, इसका मतलब समाज में इस वक्त जमीन इंपॉर्टेंट थी। और समाज में जमीन ना सिर्फ तब इंपॉर्टेंट थी, जमीन आज भी इंपॉर्टेंट है। आज भी जमीन को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं, भाइयों के बीच में आपस में विवाद हो जाते हैं, मर्डर तक हो जाते हैं, इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। तो जमीन आज भी जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बना हुआ है। कब से बनना शुरू हुआ था? लगभग 2500 साल पहले इस वक्त में बनना शुरू हुआ था। और तब से करते 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 डाउन द लाइन 2024 में भी अगर बात की जाए तो जमीन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है कम से कम रूरल सोसाइटी में आज भी बना हुआ है। चले आगे बढ़ते हैं। अब मनुस्मृति में एक एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझते हैं कि जमीन को लेकर कितना ज्यादा जो है जमीन के कंट्रोल को लेकर या जमीन के कंट्रोल के असर्शन को लेकर कितना रेलेवेंस जो है अपने लीगल टेक्स्ट में, एंशिएंट लीगल टेक्स्ट में दिया गया। देखते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ बाउंड्रीज। Manusmriti is one of the best known legal texts of early India, written in Sanskrit and compiled between 2nd century before Common Era and 2nd century Common Era. This is what the text advised the kings to do. अब ये जो ब्लॉक की हेडिंग है इंपॉर्टेंस ऑफ बाउंड्रीज के नाम से है, तो खेतों में बाउंड्री कैसे बनाई जाती है उसका जिक्र किया गया है और क्यों बनानी चाहिए उसका जिक्र किया गया। पहले तो ये बताया गया कि मनुस्मृति है क्या। तो सबसे इंपॉर्टेंट लीगल जो टेक्स्ट है धर्म सूत्र और धर्मशास्त्रों में, उसमें से एक आपकी मनुस्मृति है। कब लिखी गई है? तो ऐसा कहा जाता है कि ये नियम कानून तो बहुत हजारों साल पुराने हैं, मगर इनका कंपाइलेशन जो है 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से लेके 2nd सेंचुरी कॉमन एरा के 400 सालों के बीच में कभी किया गया था। ये टेक्स्ट संस्कृत में लिखा गया। अब ये ब्लॉक में ये बताया गया है कि राजा को बाउंड्रीज वगैरह जो है खेतों में जो बनाई जाती हैं उसके रिस्पेक्ट में किस तरह से नियम कानून अपने बनाने चाहिए। Seeing that in the world controversies constantly arise due to the ignorance of boundaries, he should have concealed boundary markers buried, stones, bones, cow hairs, chaff, ashes, potsherds, dried cow dung, bricks, coal, pebbles and sands. अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लाइन कैसे शुरू हो रही है? Seeing that in the world controversies constantly arise due to the ignorance of boundaries, यानी कि जमीन को लेकर लगातार जो है लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और ये अपने को दिख रहा है। वजह यह है कि बाउंड्री डिटरमाइन नहीं है, कहां तक किसकी जमीन है और कहां पे किसकी खत्म होती है, किसकी शुरू होती है, वो क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि लोग बाग बाउंड्रीज को जो है ढंग से डिटरमाइन नहीं करते और इसके चलते लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि जमीन अब इतनी इंपॉर्टेंट है कि जमीन के लिए मर्डर हो सकता है। ना सिर्फ ये आज की बात है, ये तब की भी बात है। इसके लिए लोग जो है एक दूसरे का खून करने तक को तैयार बैठे हुए हैं। ये बात यहाँ पे मनुस्मृति जैसी किताब में भी मेंशन की गई है। आगे ये कहते हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट मैटर है, इसलिए राजा को क्या करना चाहिए? उसको इस तरीके के बाउंड्री मार्कर्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो कंसील्ड हो, जमीन के नीचे जिनको गाड़ा जाए, ताकि अगर कोई विवाद आए तो खोद के जो है चेक कर लेंगे कहां पे किसकी जमीन खत्म होती है और किसकी कहां पे शुरू होती है। अब इस्तेमाल किन किन चीजों का किया जाए? तो एक तो पत्थरों का इस्तेमाल कर सकते हो आप, इसके अलावा हड्डियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, गाय के जो बाल है उनका इस्तेमाल हो सकता है, इसके अलावा और भी बाकी चीजें हो गई, काऊ डंग हो गया, ईंटें हो गई, कोल हो गया, पेबल्स हो गया, सैंड हो गया।
इस तरीके की चीजें जो है, चैप्स हो गए, इसके अलावा राख हो गई, पॉटशर्ट्स हो गए, इन सब चीजों का इस्तेमाल करिए। और इनका कैसे इस्तेमाल करिए, एक तो ऊपर भी आप जो है बाड़े वगैरह लगाना चाहते हो लगाओ, मगर इनको जमीन के नीचे गाड़ दो, ताकि जहां पे विवाद उठेगा कि ये जमीन मेरी यहां से शुरू होती है वहां से होती है, खोद के देख लो, जहां पर जो है आपकी बाउंड्री निकल कर आ जाएगी तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि इसकी जमीन जो है कहां पर शुरू होती है। यू शुड ऑल्सो हैव सिमिलर सब्सटेंसेस दैट वुड नॉट डिके इन द सॉइल बरीड एज हिडन मार्कर्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ द बाउंड्रीज। तो एक तो आप ये करो कि बाउंड्रीज को कंसील करो मार्कर्स वगैरह की मदद से, ऊपर भी जमीन के और जमीन के अंदर भी, पत्थरों का इस्तेमाल करो, स्टोन्स का इस्तेमाल करो, इस तरीके की बाकी जो सारी चीजें इनका इस्तेमाल करो। जमीन के अंदर खासतौर पे जो भी आप चीजें डाल रहे हो, इस तरीके का सामान डालो जो वक्त के साथ में डिके ना हो जाए। पता चला 20 साल 30 साल 50 साल बाद विवाद होता है और अपन ने खोद के देखा कहां पे क्या मार्कर है, वो मार्कर जो है डिकम्पोज हो गया। तो ये भी कहा जा रहा है कि ऐसी चीजों का इस्तेमाल अंडरग्राउंड में गाड़ने के लिए करना है जो डिके ना हो वक्त के साथ में, और इंटरसेक्शन वगैरह जो है क्लियर कट बाउंड्रीज के उनसे अपने को समझ में आ जाए। तो मनुस्मृति जैसा टेक्स्ट यहां से ये बताता है इस वक्त में कि जमीन के ऊपर लेके कब्जा और किसकी जमीन कहां तक है, इसको लेकर वर्चस्व की लड़ाई कितना रक्त रंजित हो सकती थी कि उसको अवॉइड करने के लिए बकायदा इस तरीके के नियम कानून बना के राजा को ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं।